हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, हमारे चैनल में उत्तराखंड की निःशुल्क सीरीज चलाई जा रही है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। तो दोस्तों, हमारे टॉपिक चल रहा था उत्तराखंड का इतिहास, और उत्तराखंड के इतिहास में हम लोग पढ़ रहे थे कुमाऊं का चंद राजवंश। देखिए, चंद कहें या चंद्र कहें, बात एक ही है। तो दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करने वाले हैं वो करने वाले हैं त्रिलोक चंद, अभय चंद, गरुण ज्ञान चंद और उद्यान चंद के बारे में। इससे पहले हम लोग गढ़वाल का परमार वंश कंप्लीट कर चुके हैं। 1 से लेकर 60 जो राजा हुए हैं परमार वंश में, 60 राजा, उनके बारे में हम लोग संपूर्ण अध्ययन कर चुके हैं। तो हमने शुरू किया था कुमाऊं का चंद राजवंश। इससे पहले मैं आपको 2 वीडियो पढ़ा चुका हूं कुमाऊं के चंद राजवंश की। आज ये तीसरी वीडियो है। देखिए, पहली वाली वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था कि चंद वंश की स्थापना कैसे होती है, इसका संस्थापक कौन रहा था, चंद वंश की स्थापना कब हुई थी, इतिहासकार चंद वंश के बारे में क्या कहते हैं, किस इतिहासकार के क्या क्या मत हैं, उन सब के बारे में वहां से चर्चा कर चुका था। दूसरी वाली वीडियो में मैंने आपको सोमचंद से शुरू किया था पढ़ाना। सोमचंद के बाद जैसे जो भी राजा आए थे, सोमचंद के बाद आत्मचंद आता है, उसके बाद बहुत सारे राजा आए थे, 9 राजा, जैसे पूर्णचंद है, पूर्णचंद है, वीरचंद है, वीणाचंद है, इंद्रचंद है। तो वहां से मैं आपको जो 1 से लेकर 9 राजा हैं उनके बारे में जो भी जानकारी हमको प्राप्त होती है वो मैं आपको दे चुका हूँ। देखिए, 9 राजा हम लोग पिछली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं। उसके बाद 10वां राजा बनता है वीरचंद। तो 10वें राजा वीरचंद से लेकर 24वें राजा कल्याण चंद तक, 24वें राजा कल्याण चंद तक हमको चंद वंश के बारे में कोई भी जानकारी इन राजाओं की प्राप्त नहीं होती है। तो चंद वंश में 10वें राजा रूपचंद से लेकर 24वें राजा कल्याण चंद तक जो राजा हुए हैं उनके बारे में हमको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। एक बार मैं इन राजाओं के आपको नाम बता देता हूँ ताकि आपकी जानकारी में भी रहे। तो देखिए, 10वां राजा हमारा रहेगा रूपचंद, 11वां राजा हमारा बनेगा लक्ष्मीचंद, 12वां राजा धर्मचंद, 13वां राजा करमचंद, 14वां राजा कल्याण चंद, 15वां राजा निर्भय चंद, 16वां राजा नरचंद, 17वां राजा बनता है नानकी चंद, 18वां राजा बनता है रामचंद, 19वां राजा भीकमचंद, 20वां राजा मेघचंद, 21वां राजा ध्यानचंद, 22वां राजा पर्वतचंद, 23वां राजा थोहरचंद। थोहरचंद के बारे में सबसे पहली वाली वीडियो मैंने चर्चा की थी कि कुछ इतिहासकार ऐसा कहते हैं कि थोहरचंद ही चंद वंश का संस्थापक है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको वहां से सारी चीजें बताई थी और ये बताया था कि चंद वंश का जो वास्तविक संस्थापक रहेगा वो कौन रहेगा, सोमचंद ही रहेगा। तो 23वें राजा थोहरचंद के बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है 24वां राजा कल्याण चंद। तो 24वां राजा कल्याण चंद, इनकी हमको कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद जो राजा बनता है 25वां, उसका नाम है त्रिलोक चंद। इस त्रिलोक चंद के बारे में हमको कुछ विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, बस 1-2 लाइन हमको प्राप्त होती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले क्रम जान लेते हैं। त्रिलोक चंद का 25वें नंबर का यह राजा रहेगा। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता दूं, यहाँ से शासनकाल महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि देखिए हर इतिहासकार के अपने अपने शासनकाल हैं। तो शासनकाल, आप यहाँ से शासनकाल नहीं पढ़ना है आपको। हालांकि जब हम जो आगे के जो हमारे राजा आएंगे, जैसे गरुण ज्ञान चंद है, जब हमको कुछ इनके अभिलेख प्राप्त होने लग जाएंगे, जब हमको कुछ ताम्रपत्र प्राप्त होने लग जाएंगे, मतलब जब हमको लिखित साक्ष्य हमको प्राप्त होने लग जाएंगे, बाद के जो चंद शासक आते हैं, तो वहां से हमको ये कह सकते हैं कि हाँ, इस राजा का शासनकाल इस समय से लेकर इस समय तक चला रहेगा। लेकिन जो शुरुआती जो चंद शासक रहेंगे उनके बारे में हमको कुछ ऐसा जानकारी प्राप्त नहीं होती है। तो त्रिलोक चंद के बारे में यही जानकारी है कि त्रिलोक चंद अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। महत्वपूर्ण है दोस्तों, चंद वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो कि अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था। आपका उत्तर क्या हो जाएगा, त्रिलोक चंद। और देखिए, त्रिलोक चंद के बारे में एक महत्वपूर्ण बात क्या है, त्रिलोक चंद चंद वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा नैनीताल व उधम सिंह नगर के कुछ भागों को अपने राज्य में मिला लिया। अगर हम लोग बात करते हैं दोस्तों नैनीताल और उधम सिंह नगर की, देखिए अगर हम उत्तराखंड के मैप के हिसाब से हम लोग चलते हैं तो थोड़ी सी इसकी स्थिति के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, जैसे कि कुमाऊं का हमारा क्षेत्र आ रहा है, तो हमारा ये उधम सिंह नगर का यहाँ पर उधम सिंह नगर आता है, और यहीं उधम सिंह नगर के थोड़ी सी ऊपर को जाएंगे, यहाँ पर नैनीताल आता है, और इस वाले क्षेत्र पर हमारा चंपावत रहता है। तो चंपावत तो देखिए दोनों बगल में, यहाँ पर नैनीताल भी है, उधम सिंह नगर भी है। तो इस त्रिलोक चंद्र ने क्या किया था, जो नैनीताल और उधम सिंह नगर के कुछ भाग थे वहां पर अपना अधिकार किया और उसको अपने राज्य में मिला लिया था। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि त्रिलोक चंद्र ने शुरुआत कर दी थी जो अपने राज्य के विस्तार की। ठीक है, इतनी ही जानकारी हमको त्रिलोक चंद की प्राप्त होती है। उसके बाद देखिए अगला राजा बनता है, 25वां राजा त्रिलोक चंद है, 26वां राजा बनेगा डामरचंद, 26वां राजा बनेगा डामरचंद, 27वां राजा बनता है धर्मचंद। उसके बाद देखिए 28वां राजा जो बनता है वो बनता है अभयचंद। 28वां राजा बनेगा यहाँ पर अभयचंद। अभयचंद महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे।
देखिए अभय चंद इसलिए महत्वपूर्ण हो रहा है क्योंकि अभय चंद चंद वंश का पहला ऐसा शासक था जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे। देखिए अभी तक हम लोग 27 चंद राजाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन किसी भी राजा के बारे में हमको ऐसी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है जिसने कि अपना अभिलेख उत्कीर्ण करवाया हो। तो अभय चंद चंद वंश का पहला ऐसा शासक रहेगा जिसने अपने अभिलेख उत्कीर्ण करवाए थे, तथा यही प्रथम राजा है जिसके विषय में ऐतिहासिक प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से दो प्रकार के बन जाएंगे। दो प्रकार के कैसे कि चंद वंश का पहला ऐसा शासक कौन था जिसने कि अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अभय चंद। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, चंद वंश का पहला ऐसा शासक कौन सा है जिसके विषय में हमको ऐतिहासिक प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अभय चंद। अगर हम लोग बात करते हैं कि अभय चंद की कौन कौन से अभिलेख खुदवाए थे, वो हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए अभय चंद ने चंपावत में तथा चंपावत के आसपास कई अभिलेख खुदवाए थे। उनमें से हमको दो महत्वपूर्ण, देखिए मानेश्वर नौल अभिलेख एक प्राप्त होता है, दूसरा प्राप्त होता है चौकनी बोरा स्थित मंदिर अभिलेख। चौकनी बोरा स्थित मंदिर अभिलेख, हमको जो ये दो अभिलेख प्राप्त होते हैं ये हमको चंपावत से ही प्राप्त होते हैं। देखिए जो मानेश्वर नौल अभिलेख है ये इसने अपने पुत्र प्राप्ति हेतु मतलब वहाँ लगवाया था। मानेश्वर नौल अभिलेख पुत्र प्राप्ति हेतु इसने ये अभिलेख लगवाया था, लेकिन कहा जाता है कि अभय चंद की कोई भी संतान नहीं थी इसके बावजूद भी। तो इस प्रकार से अभय चंद महत्वपूर्ण शासक रहेगा, पहला ऐतिहासिक प्रमाण हमको इसको प्राप्त हो रहा है। साथ ही साथ में इसने चंद्रवंश का पहला ऐसा शासक रहेगा जिसने कि अपने अभिलेख उत्कीर्ण कराए थे। साथ ही साथ में इसके हमको दो अभिलेख प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन बनता है दोस्तों मानेश्वर नौल अभिलेख किसका है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अभय चंद का। चौकीनी बोरा स्थित अभिलेख, चौकीनी बोरा स्थित मंदिर अभिलेख किसका है, ये भी अभय चंद का ही है। दोनों के दोनों अभिलेख किसके हो जाएंगे, अभय चंद के। अगर हम बात करें हमको कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये हमको प्राप्त हो रहे हैं चंपावत से। ठीक है, फिर देखिए अभय चंद का कोई पुत्र नहीं था, अतः इसके बाद इसके करीबी रिश्तेदार ज्ञानचंद राजा बनता है। मतलब अभय चंद का कोई भी पुत्र नहीं था, इसके बाद जो राजा बनेगा इसका करीबी रिश्तेदार था जो कि ज्ञानचंद, वो बनता है राजा। चलिए इस ज्ञानचंद के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए दोस्तों ज्ञानचंद की हम लोग बात कर रहे हैं। ज्ञानचंद परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं। तो आपको इसको बिल्कुल ही ध्यान से सुनना है क्योंकि इसके बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ों की डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ज्ञानचंद प्रथम रहेगा क्योंकि एक राजा आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, बहुत आगे जब हम लोग पहुँच जाएंगे तो हम वहाँ से देखेंगे एक ज्ञानचंद द्वितीय भी हमको वहाँ से प्राप्त होगा। तो ये ज्ञानचंद प्रथम रहेगा, आपको ये ध्यान रखना है। अगर हम लोग इसके शासनकाल की बात करते हैं तो 1365 से लेकर 1420 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। लेकिन बद्रीदत्त पांडे जो कि इसका शासनकाल बताते हैं 1374, लेकिन हम लोग बद्रीदत्त पांडे को आधार मानकर चल नहीं रहे हैं। तो देखिए ज्ञानचंद का जो शासनकाल रहेगा 1365 से लेकर 1420 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहता है। 29वें नंबर का यह राजा बनेगा। देखिए 29वें नंबर का ये राजा बनेगा। यहाँ से मैंने आपको बताया था कि यहाँ से जो बड़े बड़े राजा आएंगे उनके हमको शासनकाल प्राप्त होते हैं जिनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो शासनकाल महत्वपूर्ण है इसका 1365 से लेकर 1420 ईस्वी तक। ज्ञानचंद अभय चंद का उत्तराधिकारी था, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि इसकी अभय चंद की कोई संतान नहीं थी, तो इसी का कोई करीबी रिश्तेदार रहा होगा और अभय चंद का यही उत्तराधिकारी बनता है। ज्ञानचंद महत्वपूर्ण है इसलिए आपको याद रखना है कि ज्ञानचंद किसका उत्तराधिकारी था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, अभय चंद का यह उत्तराधिकारी था। साथ ही साथ में एक बात यहाँ से दोस्तों महत्वपूर्ण है, ज्ञानचंद चंद्रवंश के इतिहास में सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बैठा था। देखिए चंद्रवंश के इतिहास में सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बैठने वाला शासक रहेगा ज्ञानचंद। 46 साल तक लगभग गद्दी पर बैठता है। महत्वपूर्ण है दोस्तों, 46 साल बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। तो ज्ञानचंद क्वेश्चन बनेगा चंद्रवंश का ऐसा कौन सा शासक है जो कि सर्वाधिक समय तक गद्दी पर बैठा, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञानचंद प्रथम, आपको याद रखना है। फिर देखिए इसको ज्ञानचंद प्रथम और गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाता है। मतलब ज्ञानचंद जैसे प्रथम राजा आएगा ज्ञानचंद नाम से, तो इसको ज्ञानचंद प्रथम, बाद में इसको गरुड़ की उपाधि दी जाती है फिरोज तुगलक के द्वारा, जिसके बारे में हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो उस आधार पर इसको गरुड़ ज्ञानचंद्र भी कहा जाता है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं। तो देखिए हम लोग गरुड़ ज्ञानचंद कहूँ या फिर ज्ञानचंद प्रथम कहूँ, बात एक ही है। आपको यही समझना है कि हम लोग ज्ञानचंद प्रथम के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए गरुड़ ज्ञानचंद के समय उत्तराखंड के तराई वाले भाग में जो कठेहर के जो रोहिला थे वहां पर इनका आधिपत्य था। अगर हम लोग बात करते हैं उत्तराखंड के तराई वाले भाग में, देखिए उत्तराखंड का तराई वाला भाग कौन सा रहेगा, देखिए जो ये हमारा भाग रहता है ना नीचे का, ये वाला भाग, ये पूरा उत्तराखंड का तराई वाला भाग है। और जो ये वाला भाग है ये पूरा पर्वतीय भाग है। उत्तराखंड में पर्वतीय भाग 86 पॉइंट कुछ परसेंट है, और जो ये वाला हमारा भाग है 13.93 लगभग परसेंट है। यहाँ पर 86.07% हमारा पर्वतीय भाग है और 13.93% जो है
मैदानी भाग है। तो इस जो मैदानी वाला ये वाला भाग है, इस वाले भाग में रोहिलों का आधिपत्य था। अब देखिए जैसे कि ज्ञानचंद की इच्छा थी, जो कि ये तराई वाला क्षेत्र है, जो कि कुमाऊं वाले क्षेत्र में तराई का क्षेत्र आ रहा है, उस पर ज्ञानचंद की नज़र गड़ी हुई थी। ज्ञानचंद ये चाहता था कि जो ये भी यहाँ पर रोहिलों ने अपना अधिकार कर रखा है वो मेरे अंडर में आ जाए। तो देखिए फिर क्या होता है, गरुड़ ज्ञानचंद का एक सेनापति होता है जिसका नाम होता है नीलू कठायत। या बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, एग्जाम में सेनापतियों से संबंधित क्वेश्चन बनते रहते हैं। तो गरुड़ क्वेश्चन बनेगा, नीलू कठायत किस चंद राजा का सेनापति था? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गरुड़ ज्ञानचंद्र का यह सेनापति था। हो सकता है क्वेश्चन में दोस्तों एग्जाम में ऐसे भी आपसे पूछे, ज्ञानचंद प्रथम लिखा होगा एक जगह और दूसरी जगह लिखा होगा ज्ञानचंद्र प्रथम लिखा होगा एक जगह, दूसरी जगह लिखा होगा ज्ञानचंद्र द्वितीय। तो आपको इसको ऐसे भी याद रखना है कि जो नीलू कठायत आएगा वो ज्ञानचंद्र प्रथम का सेनापति था। गरुड़ इसकी उपाधि थी, गरुड़ ज्ञानचंद्र के नाम से भी इसको जानते हैं। तो देखिए गरुड़ ज्ञानचंद, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यह जो तराई वाले क्षेत्र पे वहां पर रोहिलाओं ने अधिकार किया था, तो इसने क्या किया, नीलू कठायत व ज्ञानचंद ने रोहिलों से युद्ध किया। मतलब हल्का फुल्का इन्होंने वहां पर युद्ध किया था, किंतु चंदों की सेना रोहिलाओं का मुकाबला नहीं कर सकी, क्योंकि रोहिला सेना थी, काफी विशाल सेना उनकी हुआ करती थी, तो उनके सामने चंद शासक नहीं टिक सके। और देखिए सभी तथा उस मतलब मुकाबला नहीं कर सकी जो इनकी सेना थी चंदों की। और ज्ञानचंद दिल्ली दरबार में बैठे फिरोज तुगलक के पास जाता है और उससे सहायता मांगता है। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों। देखिए जैसे कि रोहिलाओं का उन्होंने सामना किया, तो चंदों के जो राजा थे उनको पता लग गया कि हमारी जो सेना है वो बहुत ही कम है, रोहिला बहुत ही शक्तिशाली है, हम उनका सामना नहीं कर सकते हैं। तो ज्ञानचंद ने क्या किया, गया दिल्ली दरबार में और फिरोज तुगलक से सहायता मांगता है। देखिए बहुत सारे आपको यहाँ से फैक्ट मिलेंगे, तो ये दोस्तों ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। तो देखिए तराई क्षेत्र से रोहिलाओं को हटाने के लिए ज्ञानचंद ने दिल्ली दरबार में जाकर फिरोज तुगलक से सहायता मांगी। और यह गरुड़ ज्ञानचंद पहला ऐसा शासक रहेगा जो कि दिल्ली दरबार में फिरोज तुगलक के दरबार में जाता है, जिसके बारे में मैं भी आपको नोट करवा दूंगा। चलिए ठीक है, पढ़ते हैं हम लोग आगे। तो देखिए जब यह जाता है, गरुड़ ज्ञानचंद जब जाता है दिल्ली दरबार में फिरोज तुगलक के पास, तो गरुड़ ज्ञानचंद क्या करता है, फिरोज तुगलक के लिए कुछ उपहार भी लेके जाता है। अब इतने बड़े राजा से अगर मिलने जा रहा है, क्योंकि उसमें तुगलक वंश जो था दिल्ली पर बैठा हुआ था, तुगलक राजा, तो वही जब जाएगा उसके लिए कुछ उपहार लेके जाएगा, तभी तो राजा प्रसन्न होगा। तो कुछ इसके लिए उपहार भी लेके जाता है। फिर देखिए फिरोज तुगलक गरुड़ ज्ञानचंद से बहुत प्रसन्न होता है तथा तराई वाला भाग ज्ञानचंद को सौंप देता है। मतलब कि जैसे ज्ञानचंद ये चाहता था जो तराई वाला क्षेत्र है जिस पर रोहिलाओं का अधिकार है, वो जो क्षेत्र है वो मुझको मिल जाए। तो इसमें सहायता करता है फिरोज तुगलक, और फिरोज तुगलक की सहायता से वो जो तराई वाला भाग है वो ज्ञानचंद को सौंप दिया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है दोस्तों, ज्ञानचंद को तराई वाला जो भाग है उस पर जो रोहिलाओं का अधिकार था उससे मुक्ति किसने दिलाई, तो वो दिलाई थी फिरोज तुगलक ने। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिरोज तुगलक की सहायता से ही इसको तराई वाला भाग मिला था। चलिए ठीक है। फिर देखिए एक जब यह गया था, ज्ञानचंद जब गया था फिरोज तुगलक के पास, कहा यह जाता है, हो सकता है कोई धारणा बनी हो या फिर किसी इतिहासकार की मनगढ़ंत कहानी हो, लेकिन ऐसा कहा जाता है। देखिए एक बात यहाँ पर से हम पहले ये जानेंगे, जो फिरोज है, फिरोज शाह भी इसको बोलते हैं। यहाँ से आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों, फिरोज शाह भी इसको बोला जाता है, तो आपको यहाँ से कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखिए कहा यह जाता है जिस समय ज्ञानचंद फिरोज तुगलक के पास गया, तो फिरोज तुगलक वहां पर एक गरुड़ का शिकार कर रहा था, लेकिन वो शिकार उसका कर नहीं पा रहा था। लेकिन वहां पर ज्ञानचंद पहुंचते हैं और ज्ञानचंद ने एक तीर में ही गरुड़ का शिकार कर दिया। तो फिर क्या होता है, फिरोज तुगलक प्रसन्न होते हैं और फिरोज तुगलक ने ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि दे दी थी। तभी से यह गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना जाने लगा था। हो सकता है कोई कहानी हो सकता है सच्चाई हो, इस बात में हम लोग कह नहीं सकते, लेकिन किताबों में ऐसा ही लिखा हुआ है। तो ये आपको याद रखना है, ज्ञानचंद से बहुत प्रसन्न हो गया और तराई वाला भाग ज्ञानचंद को सौंप दिया। किसने सौंपा दोस्तों, ये महत्वपूर्ण है, फिरोज तुगलक ने ही इसकी सहायता की थी। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, गरुड़ ज्ञानचंद को तराई वाला भाग जिसमें रोहिलाओं का अधिकार था वो किसकी सहायता से मिला था, तो आपका उत्तर क्या हो जाए, फिरोज तुगलक की सहायता से उसको यह भाग मिल पाया था। और फिरोज तुगलक ने ही ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि प्रदान की थी। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, बन भी चुका है पिछले वाले एग्जाम में, कि ज्ञानचंद को गरुड़ की उपाधि किसने दी थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, फिरोज तुगलक ने। साथ ही साथ में ऐसा क्वेश्चन ये बनता है, चंद वंश के किस शासक की उपाधि गरुड़ नाम की है, या गरुड़ की उपाधि किस चंद शासक की है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञानचंद प्रथम। देखिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ज्ञानचंद प्रथम और ज्ञानचंद द्वितीय में आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा, देखिए एक आपको उदाहरण देता हूँ कि किस चंद वंश राजा की उपाधि गरुड़ की है, तो आपका जैसे आपके सामने ऑप्शन होंगे ज्ञानचंद प्रथम, ज्ञानचंद द्वितीय। अगर आपने ऐसे याद नहीं किया हुआ है कि ज्ञानचंद प्रथम की है, तो वहां आप कंफ्यूज हो जाएंगे।
इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, हम ज्ञानचंद प्रथम की बातें कर रहे हैं। प्रथम अलग आएगा, द्वितीय अलग आएगा। तो जो गरुड़ की उपाधि है वो ज्ञानचंद प्रथम को मिली थी, तो उसी के बाद यह गरुड़ ज्ञानचंद के नाम से जाना गया था। फिर देखिए, ज्ञानचंद की गरुड़ की उपाधि से यह भी पता चलता है कि वह गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक था। देखिए, जब हम पढ़ रहे थे सोमचंद, तो मैंने आपको ये बताया था कि सोमचंद शिव का उपासक था। लेकिन यहाँ से जो आ रहा है ज्ञानचंद, जैसे कि इसको गरुड़ की उपाधि मिली है, गरुड़ विष्णु भगवान से संबंधित है, तो इसको कहा गया है कि यह विष्णु का उपासक था। तो देखिए, गरुड़ की उपाधि के आधार पर इस यह पता हमको लग पा रहा है कि यह गरुड़ेश्वर विष्णु का उपासक था। तो चलिए उसके बाद देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद या फिर हम कहें ज्ञानचंद प्रथम का राज्य चिन्ह क्या था। देखिए गरुड़, फिर यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है एग्जाम में। मैंने आपको जैसे बताया था ना, गरुड़ की उपाधि किस चंद शासक की थी, तो आपको याद रखना है। अब देखिए, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा गरुड़ की उपाधि किस चंद शासक की थी, तो वहां पर आपको ऑप्शन में गरुड़ ज्ञानचंद पूरा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। वहां सिर्फ आपको ये मिलेगा ज्ञानचंद प्रथम लिखा हुआ मिलेगा। जैसे आपको ये मिलेगा ज्ञानचंद प्रथम, और साथ साथ में आपको वहां पर मिलेगा एक ऑप्शन ज्ञानचंद द्वितीय, वहां पर आपको एक ऑप्शन में मिलेगा। तो ऐसे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो हर जो संभावना दोस्तों एग्जाम में बनती है क्वेश्चंस को आपको भटकाने की, वो संभावना मैं आपको पहले ही प्रकट कर देता हूं। तो आपको सतर्क रहना है ऐसे वाले क्वेश्चंस में। तो गरुड़ ज्ञानचंद या फिर ज्ञानचंद प्रथम का जो राज्य चिन्ह है वो भी किसने, गरुड़ को ही बनाया था। देखिए, एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, जो चंद वंश का, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इनका जो राज्य चिन्ह था वो गाय थी। लेकिन गरुड़ ज्ञानचंद ही ऐसा शासक रहेगा जिसने कि अपना राज्य चिन्ह गरुड़ बनाया था। सिर्फ और सिर्फ ये रहेगा, सिर्फ और सिर्फ ज्ञानचंद प्रथम का। जो आने वाले शासक होंगे वो तो गाय को ही अपना राज्य चिन्ह मानते हैं, लेकिन जो ज्ञानचंद प्रथम रहता है उसका जो राज्य चिन्ह रहेगा वो क्या रहेगा, गरुड़ रहता है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। और देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद के बारे में दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि यह चंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भी था। 46 साल तक देखिए जिस राजा ने शासन किया हुआ है, सर्वाधिक समय तक इसका शासनकाल है। तो चंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा भी किसको माना जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं सर्वाधिक शक्तिशाली राजा की, सर्वाधिक शक्तिशाली राजा कौन रहेगा, ऐसा कहा जाता है कि यही शासक रहेगा सर्वाधिक शक्तिशाली। कौन, गरुड़ ज्ञानचंद ही चंद वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक रहता है। तो देखिए, गरुड़ ज्ञानचंद पहला चंद राजा था जो दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के दरबार में गया था। देखिए, अभी तक हम लोग 28 राजा पढ़ चुके हैं, लेकिन हमने किसी भी राजा के बारे में ये नहीं पढ़ा कि कोई दिल्ली के दरबार में गया हो। तो पहला राजा हमको यह प्राप्त हो रहा है जो कि दिल्ली के सुल्तान फिरोज तुगलक के दरबार में गया था। क्वेश्चन बनता है दोस्तों, चंद वंश का ऐसा कौन सा शासक था जो कि प्रथम बार फिरोज तुगलक के दरबार में, या फिर कह सकते हैं दिल्ली दरबार में गया हुआ था। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, गरुड़ ज्ञानचंद या फिर ज्ञानचंद्र प्रथम। चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए, सेरा खड़कोट जो कि सेरा खड़कोट जो कि पिथौरागढ़ खास में पड़ता है। तो सेरा खड़कोट के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद और देखिए इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। सेरा खड़कोट के ताम्रपत्र में ज्ञानचंद और विजय बम के द्वारा एक संयुक्त भूमि संकल्प किया गया है तथा इसमें जो ये जो यहाँ पर हमको मिल रहा है ताम्रपत्र, कौन सा, सेरा खड़कोट का। इस ताम्रपत्र में ज्ञानचंद प्रथम को राजा धीराज महाराज कहा गया है। ये आपको ध्यान रखना। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा। पहले क्वेश्चन, सेरा खड़कोट का जो ताम्रपत्र है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, पिथौरागढ़ खास से। दूसरा, सेरा खड़कोट का ताम्रपत्र हमको किन किन के बारे में जानकारी मिलती है, ज्ञानचंद और विजय बम के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तीसरा, ज्ञानचंद्र प्रथम को सेरा खड़कोट के ताम्रपत्र में क्या कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, राजा धीराज महाराज कहा गया है। अगर हम लोग बात करते हैं सेरा खड़कोट का ताम्रपत्र का संबंध, मतलब इसका विषय क्या है, किस चीज़ के बारे में हमको जानकारी मिल रही है, तो हमको ये जानकारी मिल रही है विजय बम और ज्ञानचंद के द्वारा एक संयुक्त भूमि संकल्प इसमें किया गया है। और देखिए, जो ये विजय बम आ रहा है, ऐसा ये कहा जाता है कि ये कोई सामंत राजा रहा था उस टाइम के, कोई राजा नहीं था, सामंत राजा के रूप में यह कार्य कर रहा था। मतलब कि सामंत जो होते हैं ना, वो स्वयं को राजा घोषित कर देते हैं, तो इसी के रूप में यह कार्य कर रहा था। तो देखिए, इस विजय बम का ही एक ताम्रपत्र है जिसको मझेड़ा ताम्रपत्र कहा गया है। हालांकि इसके बारे में चर्चा में जब कर चुका, जब मैं आपको कार्तिकेय पुराण से पढ़ा रहा था, वहां से भी मैं आपको बता चुका हूँ जो मझेड़ा ताम्रपत्र है वो किसका है, वो है विजय बम का। तो मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को श्री राजा विजय बम कहा गया है। तो ये भी देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर कहीं पर इसको ब्रह्म भी कहा गया है, श्री राजा विजय ब्रह्म, और किसी किसी किताब में श्री राजा विजय बम लिखा गया है। तो आपको दोनों ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन बनेगा, मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद को का क्या कहा गया है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, श्री राजा विजय ब्रह्म कहा गया है। चलिए ठीक है, फिर देखते हैं आगे।
अब जैसे कि हमको पता चल रहा है ज्ञानचंद के बारे में, तो देखिए जो विजय बम था, जो बम शासक हुआ करते थे, ये सौर का क्षेत्र है पिथौरागढ़ में, वहाँ के ये शासक हुआ करते थे। तो यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं मझेड़ा ताम्रपत्र में, तो हमको मझेड़ा ताम्रपत्र में ज्ञानचंद का नाम मिल रहा है। और जो विजय बम था वो सौर का शासक हुआ करता था। तो इससे पता ये चलता है कि सौर का विजेता गरुड़ ज्ञानचंद था। देखिए कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि सौर का विजेता कौन था, सौर का जो विजेता रहेगा भारती चंद्र रहेगा। लेकिन हमको ये जब ये हमको प्राप्त हो रहा है मझेड़ा ताम्रपत्र, यहाँ भी हमको मिल रहा है नाम ज्ञानचंद का, और ज्ञानचंद को कहा गया है श्री राजा विजय ब्रह्म। तो इससे हमको ये पता लगता है कि सौर का विजेता गरुड़ ज्ञानचंद था। तो क्वेश्चन बनेगा दोस्तों, सौर का विजेता कौन सा चंद्र शासक था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ये रहेगा गरुड़ ज्ञानचंद, या फिर रहेगा ज्ञानचंद प्रथम। देखिए ज्ञानचंद प्रथम और द्वितीय को आपको खास करके ध्यान रखना है। चलिए ठीक है। फिर देखिए हमको यहाँ पर एक गोबसा ताम्रपत्र प्राप्त हो रहा है। गोबसा ताम्रपत्र क्या है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसा बनता है गोबसा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद्र राजा से है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञानचंद प्रथम, या फिर कह सकते हैं गरुड़ ज्ञानचंद से इसका संबंध है। देखिए ज्ञानचंद के 1418 ईस्वी के गोबसा ताम्रपत्र में उसके द्वारा कुजौली एक गाँव है जो कि पिथौरागढ़ में है, कुजौली का गाँव देवराज तिवारी को संकल्प वृत्ति के रूप में देने का उल्लेख है। तो देखिए क्वेश्चन तो कैसे भी करके दोस्तों बन सकता है एग्जाम में, जो जो संभावना बनती है वो मैं आपको बता देता हूँ। गोबसा ताम्रपत्र का संबंध किस चंद्र राजा से है, तो आपका उत्तर क्या होगा, ज्ञानचंद से। 1418 ईस्वी में ये हमको इसकी डेट मिलती है। और अगर हम बात करते हैं कि इसका विषय क्या है, देखिए कुजौली का एक गाँव है जो कि पिथौरागढ़ खास में पड़ता है, देवराज तिवारी को संकल्प वृत्ति के रूप में जिसमें देने का उल्लेख किया गया है। तो देवराज तिवारी भी महत्वपूर्ण है। जो जो कुजौली गाँव है वो किसको संकल्प वृत्ति के रूप में दिया गया है, देवराज तिवारी को किसके द्वारा, ज्ञानचंद के द्वारा। तो गोबसा ताम्रपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बनते हैं आजकल। गोबसा ताम्रपत्र किस चंद्र राजा का है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, ज्ञानचंद का। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं, जैसे कि हमारे आप फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए, जहां से आपको नई नई अपडेट मिलती रहती हैं। जैसे कोई नई जॉब का नोटिफिकेशन आता है या फिर कोई भी आपको कोई अच्छी जानकारी देनी हो, तो वहां से वो सारी चीज़ें हम लोग अपडेट कर देते हैं। इसलिए आप हमारे फेसबुक पेज से ऐड हो जाइए। फिर देखिए गरुड़ ज्ञानचंद के सेनापति नीलू कठायत ने तराई क्षेत्रों से रोहिलाओं को भगाने में काफ़ी सहायता की थी। जैसे कि अभी आपको नीलू कठायत के बारे में बता चुका हूँ। सोमचंद ने ज्ञानचंद कहा या सेनापति था, तो गरुड़ ज्ञानचंद सेनापति रहेगा नीलू कठायत का। तो तराई क्षेत्रों से रोहिलों को भगाने में इसने काफ़ी सहायता की थी, तथा ज्ञानचंद ने प्रसन्न होकर इसे कुमैया खिल्लत की उपाधि से नवाजा था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे फैक्ट आ गया है कि गरुड़ ज्ञानचंद ने नीलू कठायत को किस उपाधि से नवाजा था, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, कुमाऊं खिल्लत की उपाधि से नवाजा था। जो ये नीलू कठायत है ना, इसने काफ़ी ज़्यादा सहायता की थी यहाँ से रोहिलाओं को भगाने में, मतलब काफ़ी महत्वपूर्ण इसका योगदान रहा था यहाँ से रोहिलाओं को भगाने में। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों हमेशा से ही बनते हैं, जिसकी तरफ आप लोग ध्यान नहीं देते हैं ना, अक्सर एग्जाम में वही क्वेश्चन बन जाते हैं। तो गरुड़ ज्ञानचंद के सेनापति नीलू कठायत ने तराई वाले क्षेत्रों से रोहिलों को भगाने में सहायता की थी। इसी कारण से ज्ञानचंद ने प्रसन्न होकर इसे कुमैया खिल्लत की उपाधि प्रदान की थी। और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कुमैया खिल्लत की उपाधि किसकी थी, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, नीलू कठायत की यह उपाधि थी। फिर देखिए गरुड़ ज्ञानचंद ने सेनापति नीलू कठायत को रौत भूमि के रूप में 3 ग्राम भी दिए थे। रौत भूमि क्या होती थी, रौत भूमि वो होती थी जो कि सैन्य जहाँ पर मतलब जहाँ पर युद्ध स्थल होता है वहाँ पर जो वीरता का प्रदर्शन करता है उसे ही रौत भूमि दी जाती है। तो इसी रौत भूमि के रूप में 3 ग्राम दिए गए थे नीलू कठायत को। हालांकि बाद में नीलू कठायत के साथ बहुत इसके साथ बुरा हुआ था, क्योंकि ज्ञानचंद था इसी के शासनकाल में नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी, जिसके बारे में हम लोग अभी चर्चा करते हैं। फिर देखिए तीसरा राजा जो बनता है वो बनता है हरिहर चंद। हरिहर चंद जैसे गरुड़ ज्ञानचंद का पुत्र रहा था, इसके बारे में हमको कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है, मात्र 1 वर्ष इसने शासन किया था। उसके बाद जो अगला राजा बनता है वो बनता है उद्यान चंद। उद्यान चंद के बारे में कुछ महत्वपूर्ण है, हम वो जान लेते हैं। देखिए यह ज्ञानचंद प्रथम कहें या फिर गरुड़ चंद कहें, उसका यह पौत्र था और यह 31वां राजा रहेगा चंद राजवंश का। अब देखिए इसके बारे में देखते हैं महत्वपूर्ण क्या है। देखिए ज्ञानचंद प्रथम के समय नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी, जिसमें उद्यान चंद ने काफ़ी सहायता की थी। देखिए जो नीलू कठायत व्यक्ति था ना, ये काफ़ी वफादार व्यक्ति था।
गरुड़ ज्ञानचंद ने इसकी आंखें निकलवा दी थी, इसके पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी, उसके बाद भी यह ज्ञानचंद के प्रति वफादार बना रहा था। तो ये भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है, जिसके पुत्रों की आंखें निकलवा दी हो फिर भी वो वफादार बना हुआ है अपने स्वामी के प्रति। तो देखिए यहाँ से उदयनचंद का बहुत ही बड़ा हाथ था यहाँ पर नीलू कठायत के दोनों पुत्रों को अंधा बनाने में। तो क्वेश्चन बनता है, नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी थी, वह चंद शासक कौन था? गरुड़ ज्ञान चंद के समय पे उदयनचंद ही वह शासक रहेगा जिसने की काफ़ी सहायता की थी आंखें निकलवाने के लिए। और चंदों के शासनकाल में हम लोग देखेंगे काफ़ी ऐसे मामले हमको देखने को मिलेंगे जहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं लोगों के ऊपर, किसी के हाथ काट दिया जाएगा, किसी की आंखें निकलवा दी जाएंगी, किसी की गर्दन उड़ा दी जाएगी। तो काफ़ी हम लोग इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए तो इतनी ही बातें थी उदयनचंद के बारे में, इतनी ही हमको यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है उदयनचंद की, जो कि ये नीलू कठायत के साथ था। नीलू कठायत के साथ नहीं, यह गरुड़ ज्ञानचंद के साथ था और नीलू कठायत के दोनों पुत्रों की आंखें निकलवा दी, जिसमें उदयनचंद ने काफ़ी सहायता की थी। तो यही जानकारी दोस्तों हमको प्राप्त होती है। जैसे कि हम लोग पवार वंश से पढ़ रहे थे तो हमने वहाँ से ये जाना, जो 37वें राजा अजयपाल से पहले के जो भी शासक आ रहे थे हमको वहाँ से कुछ भी उनके बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हो रही थी। बस कुछ ही राजा थे, 7-8 राजा थे जिनके बारे में हमको वहाँ से जानकारी प्राप्त हो रही थी। वैसा ही यहाँ पर भी है, चंद वंश में भी ऐसा ही है, जो शुरुआती चंद राजा हैं जिनके बारे में हमको साहित्य वाले जो लिखित अभिलेख हमको नहीं प्राप्त होते हैं, तो हमको भी यहाँ पर कोई विशेष लिखित साहित्य प्राप्त नहीं हुए हैं जिनके बारे में हमको कि हर चंद राजा की हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो जिस जिस चंद राजा के हमको अभिलेख मिलते हैं उनका कुछ लिखित साहित्य मिलता है, उसी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। और जो बाद के चंद शासक आएंगे ना उनके बारे में हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो 61-62 कुछ राजा हुए हैं चंद्रवंश में। ये जो जैसा कि हमारा पवार वंश तो हमारा काफ़ी लंबा चला था, लेकिन चंद्रवंश हमारा जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको कुछ पूछना होता है तो कमेंट कर लिया कीजिए दोस्तों, मैं हर जो आप कमेंट करते हैं उसका रिप्लाई अवश्य ही करता हूँ। और दोस्तों हमारे फेसबुक पेज से आप जरूर जुड़ जाइए, जहाँ से आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहती हैं। और साथ ही साथ में उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश राजेंद्र बलौदी की भी एक सीरीज चल रही है, वहाँ से जो है हमारी 17-18 लगभग वीडियो हमारी हो चुकी हैं। और उत्तराखंड का भूगोल साथ में कुछ वीडियो हमने वहाँ से भी अपलोड किए हैं। आधुनिक भारत का इतिहास ही हम लोग अभी कंटिन्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।